क्या ये हुकूमत आवाम को नहीं बल्कि खुद को रिलीफ देने के लिए आई है? कारकर्दगी का जायजा तहरीक इंसाफ ने पेश किया है 60 दिन का। आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? कि अपने दौर के 3.5 साल का हिसाबात भी सामने कौम के सामने पेश करें। इनकी कारकर्दगी 2 महीने की तो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाएं और खुश हो जाएं। 3.5 साल तक आपने यही राग सुनाया कि पिछला वाला चोर और उसके पिछला वाला डाकू था। मरीम नवाज साहब अजीब गरीब नोटिस लेती हैं और फिर पूछती हैं, जख्मों पर नमक छिड़कती हैं। इस हुकूमत की तरजीह आपकी एग्रीकल्चर नहीं है। लगारी साहब, इसकी वालदा बच्ची की बहुत ज्यादा रोती रही कि जी बच्ची हमारे साथ जाना चाहती थी, उसने ये कहा है। गेम देखते हुए पबजी में और ये सारी सूरत हाल होती है। यहाँ लड़के की उम्र 15 साल नहीं होती है और आपने उसके हाथ में घड़ी भी देनी है और मोटरसाइकिल भी उसके नीचे होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में शामिल है हुकूमत की 60 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा, आटे का सर उठाता बहरान और दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की 60 रोज़ की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक डॉलर की डबल सेंचुरी, रुपए की कदर में 25 रुपए कमी आई है, पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए इजाफा, आटा घी भी महंगा हुआ, जबकि बिजली फी यूनिट 8 रुपए, गैस 45% महंगी, लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे हो गई। इल्ज़ाम यह है कि नैब कानून में तरामीम, नवाज शहबाज मरियम जरदारी के केस ख़त्म करना, खुद को एनआरओ देना है। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो सवाल यह है कि नए से पुराने पाकिस्तान में वापसी पर अवाम को क्या मिला? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही तवील खिताब किया, बड़े बड़े दावे और ऐलानात भी किए। हफ्ते की छुट्टी खत्म, दफातर 8 बजे खोलने, तनख्वाहों और पेंशन में फौरी इजाफे का हुक्म जारी किया, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ गया। मईशत को कैसे दुरुस्त करना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहाज में भी ब्रीफिंग्स लेते पाए गए। मरीम नवाज ने चचा के 6 बजे ऑफिस पहुंचने की मशहूरी की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा कि शहबाज स्पीड से अवाम को क्या मिला। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने आटा सस्ता फराम करने का ऐलान किया था, मगर हालात ये बने कि कीमत को पर लग गए और आज तो फ्लोर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सस्ता तो दूर रहा, एक तरफ महंगा भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर आज़म का एक बयान ये था कि पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से 25 पावर प्लांट्स मामूली खराबी की बिना पर बंद थे, जिन्हें फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, और अब अवाम बिजली के बगैर कैसे तड़प रहे हैं। हालात आप सबके सामने हैं। कड़वा सच ये है, शहबाज शरीफ के हुकूमत संभालते अवाम की तकलीफ बड़ी है और हुक्मरानों को खूब रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम काम करना है, एक अवाम के लिए काम करना एक झंझट और अपने लिए काम होता है फटाफट। आप देखेंगे हुकूमत संभालने के चंद दिन के अंदर हुकूमत ने FIA में अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी। बड़े बड़े अफसर इधर उधर कर दिए गए। रिलीफ ये मिला कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल से ही पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो हुक्मरानों के सारे केसेस माजी का किस्सा बन जाते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के इरादे भी सामने आए और पुराने पाकिस्तान में यह भी करिश्मा देखा सबने कि राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला बनते ही ECL में मौजूद राना सनाउल्लाह समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी समेत सारे इत्तेहादियों के नाम ही निकाल दिए। महंगाई बढ़ती गई, लोड शेडिंग बेकाबू हो गई, लेकिन वज़ीर आज़म कौम को अंधेरों के हवाले करके उम्रे पर रवाना हो गए। मुश्किल फैसलों में बिला वजह ताखीर की गई। वज़ीर आज़म काबीना समेत लंदन में नवाज शरीफ से हिदायत लेते रहे, लेकिन अवाम को क्या मिला? उल्टा इस ताखीर का खमियाजा पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफे की शक्ल में भुगतना पड़ा, और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या ये हुकूमत अवाम को नहीं बल्कि खुद को रिलीफ देने के लिए आई है? हालात व वाक़यात की रोशनी में ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है, इसी पर बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये जो कारकर्दगी का जायजा तहरीक इंसाफ ने पेश किया है 60 दिन का, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? आप ज़ाहिर है जो मेहनत की है PTI ने, इतनी थोड़ी सी मेहनत और भी कर लेते कि अपने दौर के 3.5 साल का हिसाबात भी सामने कौम के सामने पेश करते कि हमने इस मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ क्या किया है। फिर इनके भी ले आते। इनकी कारकर्दगी 2 महीने की तो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाएं और खुश हो जाएं कि यार कमाल कर दिया इन्होंने तो कुछ भी कमाल नहीं किया है। लेकिन असल में बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और वो 3.5 साल का अरसा जो था पाकिस्तान को तरक्की माकूस की तरफ यानी पीछे की तरफ धकेलने की जितनी भी कोशिशें होती रहीं
मुल्क को पीछे की जानब धकेला जाता रहा है। और इन्होंने अगर कोई बंद बांधना था नहीं बांध सके, अगर इन्होंने कोई रुकावटें खड़ी करनी थी नहीं कर सके, अगर इन्होंने मुल्क को संभालना था तो अभी तक संभाल नहीं सके, अगर इन्होंने मुल्क को आगे ले जाना था तो अभी तक आगे नहीं ले जा सके हैं। लेकिन बहरहाल ख़राबियों की बुनियाद जो है वो खान आज़म के दौर में रखी जा चुकी थी। पहले मुग़ल आज़म का दौर था, फिर खान आज़म का दौर था, और इनके अदबार में जो है चीज़ें ज़ाहिर है कि ख़राब होती रही हैं। और अब खान आज़म के दौर में जितनी चीज़ें ख़राब हुई उनको ठीक करने के लिए अगर कोई भी हुकूमत आती है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार आप कोई एक ऐसा सिस्टम बना लो कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठो और तय कर लो कि भाई इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क के अंदर जो ख़राबियाँ उनको ख़त्म करना है, जो इदारा जाती जो तासुबात हैं उनको ख़त्म करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चीज़ों को नहीं, स्टेट की चीज़ों को स्टेट की मिल्कियत बनाना है हमने हर चीज़ को, इस पर हमें चलना है। मेरे ख़्याल में हम बहुत पीछे हैं और हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाई हैं। सही। और ना खान साहब की हुकूमत ने डिलीवर किया। खान साहब ने ये मेहनत बहुत की है कि ये कुछ आज़ाद व शुमार पेश किए जाएँ, लेकिन उन्होंने अपने दौर के आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन ऐसे आए, ऐसे लगा कि अब कोई इंस्टीट्यूशंस को कहीं एक जगह ही मरकूज़ किया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो फिर चलें, ये तो नहीं कोई इमरान खान साहब ने कहा था। और दूसरा ये कि अब हुकूमत कह रही है मुझे एक चीज़ ऐड करने जी 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 नूर आरफीन, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। देखिए, हम पिछले दौर में इमरान खान साहब की जाबजा, हम नहीं मतलब मैं जाबजा नज़र उतारता रहा हूँ इमरान खान साहब की कि जी 3.5 साल तक आपने यही राग सुनाया कि पिछला वाला चोर और उसके पिछला वाला डाकू था। अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो अब ये मुझे लगता है कि ये सरीहन नाइंसाफ़ी है कि अब हम आने वाले को भी वही एडवांटेज न दें जो हमने पिछले वाले को दिया था, इन्वर्टेड कॉमास में। ये बात बिल्कुल ठीक है, लगारी साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि खान आज़म और मुग़ल आज़म की जो उन्होंने बात की, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन हम कब तक इसी बात का बेनिफिट देते रहेंगे मौजूदा हुक्मरानों को? मैं आज आपका इंट्रो सुन रहा था, बावजूद कोशिश के मैं कोई कीड़े नहीं निकाल पा रहा हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल तुंदई और चाबुक दस्ती के साथ बैठा हुआ हूँ, 14 तबक रोशन किए हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा। हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी नीयत पर भी मुझे शुबा नहीं है। मुझे इस किस्म की लूली लंगड़ी जमहूरियत पर भी, उसके खसाइल पर भी ऐबजोई की कोई आदत बद उसमें मैं मुब्तला नहीं हूँ। लेकिन जो एक हार्ड फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो ये कि इन सब बातों से आवाम का पेट भरेगा नहीं कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया। इमरान खान ने जो किया, इमरान खान के पास आवाम को बताने के लिए ईमानदारी की बातें इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो महाज आ रही है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लेती है नहीं लेती है वो पब्लिक का काम है, वो इलेक्शन में लग पता जाएगा कि किसका दौर आना है और किसका दौर नहीं। लेकिन अब ये देखना है कि ये वाले जो हैं, ये 2 महीना तो गुजर गया, इस 2 महीने में रिलीफ का रे भी नहीं दे पाए। रिलीफ के रे के नाम पर अब जो ये दे रहे हैं, जो मार्केटें बंद करना, जो हम इंशाल्लाह आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, ये भी मेरा ख्याल है बड़े मसले वाली बात। रे से रगड़ा भी होता है, फिलहाल रिलीफ की जगह रगड़ा ही लग रहा है। लगारी साहब जो बातें आपने फरमाई वो दुरुस्त अपनी जगह, नूर आरफीन भी कहते हैं वो आपकी बातें दुरुस्त भी हैं उनमें, लेकिन दावे फिर क्यों करते हैं कि जी हम ये सिर्फ 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी कल से और उसके बाद जो होता है वो आप देख रहे हैं, यकम मई से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। भाई हकीकत तो अब तो ये ना कहें कि जनाब हम ये दावा ऐसी करके कोई इमरान खान अब तो आपके पास है, इस तरह के दावे तो मत करें कि मरीम नवाज साहब अजीब व गरीब नोटिस लेती हैं और फिर पूछती हैं, जख्मों पर नमक छिड़कती हैं कि जनाब आप अपने इलाके का मुझे बताएं ज़रा कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, जनाब ये करें। वो अजीब कहानी है। अब टास्क फोर्स बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब हम जो है ना वो एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे, हम ज़राअत को बेहतर करेंगे। जब इनको 5 साल पिछले मिले, बाकी हम पीछे को छोड़ देते हैं। लगारी साहब एक्सपोर्ट बिल्कुल जामिद नहीं, एक धेले का जनाब आगे नहीं है, तो धेले करप्शन कहते हैं। ज़राअत पाकिस्तान की तारीख में मनफी चली गई, तो अब ये क्या ये दुरुस्त कर लेंगे? अब इनको हम समझे कि हकीकत का इदराक हो गया कि जी ज़राअत को हम बेहतर कर दें, हम IT सेक्टर को बेहतर कर दें, हम एक्सपोर्ट के लिए जनाब ये कर दें वो कर दें। 5 साल में तो ये नहीं किया था इन्होंने। देखिए ये करेंगे कैसे? एक इनकी तैयारियां क्या हैं, इनका इरिगेशन सिस्टम क्या है। सिंध को 46%, अब तो 50% से बढ़ गया है, पानी नहीं मिला। सिंध के आप जाकर जो
टाइलैंड के इलाके हैं, वहाँ जाकर देखें कि किस तरह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। सिंध की आधी फसलें बर्बाद हुई हैं, सराइकी बेल्ट की आधी फसलें, आधी से ज़्यादा फसलें वहाँ भी बर्बाद हुई हैं। और पानी ऊपर उसकी क्या सूरत हाल है, इस एक एक बात से हम वाकिफ़ हैं। पानी चोरी किया जा रहा है, चोरी करके कहाँ जा रहा है ये भी हमें देखना है। और फिर यहाँ पर भी, यहाँ आते हैं जब हम अपने पानी सिंध में दाखिल होता है तो ऊपर का बैठा हुआ जो नहरों के बुनियाद पर बैठा हुआ वडेरा है वो पानी चोरी कर लेता है और नीचे नहीं जाने देता है। तो एग्रीकल्चर आपकी जो है वो ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर ठीक हो नहीं सकती जब तक कि आप आबपाशी का निज़ाम जो है उसकी सलाह नहीं करते। ये 150 साल पहले अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम जो है वो तो आपके पास दरिया खुले थे, आपके पास दरियाओं पर बांध नहीं थे, आपके पास डैम नहीं बने हुए थे, पूरा पानी चलता रहता था, आप फूड बास्केट बने हुए थे, पूरे बड़े सगीर की नहीं पूरी दुनिया का 40% अनाज आपका इलाका पैदा करता था। अब वो सूरत हाल नहीं है। दरियाओं को जो है वो क्या कहते हैं, हमारे उसमें कहते हैं देहात की ज़ुबान में कि जब घर में जो है वो नकब डाला जाता है तो उसको कहते हैं, हमारे यहाँ दरियाओं में नकब डाले जाते हैं और वहाँ से पानी चोरी किया जाता है। इंडिया पानी चोरी कर रहा है। हमारे जब भी कोई आता है, हमारा वाटर कमिश्नर आता है, वो इंडिया का वकील बन जाता है और कहता है कि जी इंडिया तो ठीक कर रहा है। जमात अली शाह ने इस मुल्क में जितनी बर्बादी की बुनियाद रखी थी वो अब तक चल रही है। मैं कहता हूँ कि आप अपने, पहले तो ये बात है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की, आपने अपने दरिया क्यों बेचे, आपने ये कोशिश क्यों नहीं की कि आप अपने मकबूजा इलाकों को खाली कराएं और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक रुकत एजेंडा लेकर रखते जी कश्मीर का मसला हल करें। कश्मीर का मसला हल हो जाता और कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादत मिल जाता तो आपका पानी का मसला नहीं होता जी। अब क्या कर सकते हैं, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं। ईरान जो है वो 20-25 साल पहले ड्रिप इरिगेशन पर चला गया, उसके बाद दरिया इतने नहीं जितने आपके पास हैं और उसने अपना पानी बचाकर अपनी ज़राअत आगे लेके। सऊदी अरब जो है वो गंदों में खुद कबीला एक्सपोर्ट करता है जहाँ पानी ही नहीं है, पानी का कोई दरिया भी नहीं है। और जुबैदा जो थी, जुबैदा खातून, हारून रशीद की बेगम एक नहर लेकर गई थी, नहर जुबैदा जो मक्का मुअज़्ज़मा तक जाती थी, जिसके असरात हमने भी वहाँ जाकर देखे। पानी था नहीं फिर भी इन्होंने एग्रीकल्चर आगे लेके सऊदी अरब ले गया। आप एग्रेरियन सोसाइटी हैं और एग्रीकल्चर को, और ये हुकूमत जो भी दावे करे लेकिन इस हुकूमत की तरजीह आपकी एग्रीकल्चर नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सही, एग्रीकल्चर को बचाना नहीं है। अब आपके पास जी लगारी साहब अगर तरजीह बनाए तो हमें शायद ये ऑयल खाने पीने का जो तेल है हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये अब ख्याल आ रहा है, चलो इमरान खान साहब को लेटा है लेकिन उन्होंने ऑलिव्स का काम शुरू किया था। अच्छा नूर आरफीन, अब जो बात हो रही है मैं देख रहा हूँ कि शाजिया मरी साहिबा, उनका ये कहना है जी कोई, हम ये नहीं कह सकते दूध की नहरें बह जाएंगी लेकिन मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर हैं, फिर भी वो कह रही है कि जी हम बजट में लोगों को रिलीफ देंगे। लगारी साहब से हमने आगे पूरी सेगमेंट में बात करनी है बजट तजावीज़ के हवाले से। आपको क्या इसमें नज़र आ रहा है जो अब तक आप देख रहे हैं 2 माह की कारकर्दगी, और इसमें शहबाज शरीफ साहब ने अब जो टास्क फोर्स बना दिया है कि हर शोबे में हम तरक्की की तरफ जाएंगे, कोई काम इस तरह से नहीं होना चाहिए। जबकि मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जी 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हुई तो मैं बंदे निकाल दूंगा, फारिग कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा सबको। मीटिंग बुलाई थी, वो कुछ नहीं हुआ। तो अब ये टास्क फोर्स का होना, शाजिया साहबा का कहना कि जी कोई दूध की नहरें तो नहीं लेकिन हम खुशखबरियाँ देंगे। अच्छा, अब मैं ऑन एयर बैठा हूँ लेकिन एक मिसाल जहन में आई है, बचा के देता हूँ। एक आदमी जो है उसके यहाँ विलादत होने वाली थी, हुकूमत ने टास्क फोर्स बना दी विलादत के लिए। ये बात लॉजिकल है भाई, विलादत तो अल्लाह मियाँ ने वैसे भी करा देनी है, डॉक्टर जो है उसके लिए तक्कड़ कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। अब इसके लिए टास्क फोर्स क्या करेगी, बिगल बजाएगी, बाहर जो है वो लेकर के पंखा जलती रहेगी मरीज़ा को। मतलब और क्या कर सकते हैं आप, ये सब कुछ काम तो मरीज़ और डॉक्टर के बाम ताबुन से और अल्लाह मियाँ की रज़ा से वैसे भी हो जाना है। ये टास्क फोर्स वाला ये ड्रामा, इससे क्या कर लेंगे ये टास्क फोर्स? हाँ, ये जो है अपना इल्ज़ाम बांटने के काम तो ज़रूर आ सकती है कि शाजिया मरी ने ये काम नहीं किया, ये काम उसामा गाजी, नज़ीर लगारी और नूरुल आरफीन की बाम मुशावरत से हुआ है। टास्क फोर्स ये कर सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं कर सकती। बाकी ये जो खुशखबरियाँ देने की बात कर रही हैं, तो खुशखबरियाँ अब तक इन्होंने जो दी हैं वो क्या थी, वो भी तो खुशखबरियाँ ही थी। कल के प्रोग्राम में जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया था, बिल्कुल रिवर्स जा कर के
उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज तो नहीं हो सकता इनकी खुशखबरियों को नजराने अकीदत पेश करने के लिए। बिजली के प्राइसेस कहाँ चले गए, ये खुशखबरी थी। आपको आटा नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल के नर्ख आसमान पे चले गए, ये भी खुशखबरी है। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी पे आ गया, छोटी गाड़ी वाला बाइक पे आ गया, बाइक वाला साइकिल पे आ गया और साइकिल वाला पैदल चल रहा है। पेट्रोल पंपों पे रश खत्म हो चुका, 25% पेट्रोल की खपत कम हो गई, ये भी खुशखबरी है। शहबाज शरीफ साहब और वज़रा ने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी 25% जो है वो तादाद अमले में कमी कर दी है, ये खुशखबरी है। इसके अलावा कौन सी खुशखबरी मिली है? मरियम नवाज का, जैसे आप कल बता रहे थे कि एक ट्वीट पर वो कुत्ते बिल्लियों की ग़िज़ाएं उसकी इंपोर्ट पर आयत पाबंदी ख़त्म हो गई है, ये खुशखबरी है। गरीब आदमी के लिए कौन सी खुशखबरी अब तक शाज़िया मरियम कंपनी ने दी है या क्या दे सकती हैं? खाने का तेल जो इमरान खान के दौर में इंतहाई महंगा था लेकिन फिर भी आज के दौर से इंतहाई सस्ता है। आज वो तेल 600 रुपये मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, अभी पता चला 1 घंटे पहले कि तेल की खपत बढ़े या ना बढ़े, तेल कंपनियों ने ऑलरेडी एका कर लिया है और अब ये माफिया तेल गायब करके तेल को 600 से 7 और 750 पे इंशाल्लाह ले जाके दिखाएगी। और ये आपकी जमहूरियत मार्का जो ड्रैकुलाज हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो काहे की खुशखबरी दे रही हैं शाज़िया मरी? अब तक इन्होंने कौन सा तीर तोप तलवार चला ली है जो आगे ये कुछ कर लेंगे? आपने चूंकि ड्रैकुलास की बात की, इमरान खान साहब माफिया कहते हैं, लगारी साहब चूँकि लोगों के हवाले से बड़े बेचैन और गरीबों के लिए बहुत तड़पते भी हैं और नज़र आता है, जिस तरह चाहे कोई प्याज का मसला हो, कैद साली का हो। लगारी साहब, पाकिस्तान ज़रई मुल्क और आप इसके लिए बड़ा एक जारहाना रवैया आपका रहता है कि ज़रई मुल्क के लिए एक होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और खुराक बुनियादी चीज़ है। ये जो फ्लावर मिल्स की तरफ से हो रहा है, उन्होंने तो एहतजाज कर लिया, उन्होंने तो अब यानी आटा नापैद हो रहा है, मिल ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं जी हम बंद करें ये छापे, ये जो सारा कुछ काम शुरू कर दिया आपने। यानी शहबाज शरीफ निकले थे सस्ता आटा फराहम करने, अब वो महंगा भी नहीं मिल रहा लगारी साहब। तो ये वजह क्या है? और दूसरा लाहौर कराची का मुझे नहीं पता, लाहौर में 25 रुपए किलो घी ऑयल मजीद महंगा हो गया है। 200 का हम सुना चुके, कराची या दीगर की खबरें अभी नहीं आई, पता लग जाएगा वहाँ भी क्या सूरत हाल है, मगर यहाँ लाहौर में 25 रुपये मजीद आज के दिन की खबर है कि महंगा हो गया है और आटा नहीं मिल रहा। मसला ये है कि जो लोग जिसके बारे में आप फैसला करते हैं उनको एतमाद में तो रहते नहीं हैं। आपके पास अगर कुछ चीज़ रखी हुई है बेचने के लिए और आप बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये चीज़ आपने 20 रुपए की ली थी और इसे आप 10 रुपए में बेचें, तो आप तैयार हो जाएंगे इस बात के लिए? या मैं तैयार हो जाऊंगा या कोई और शख्स तैयार हो जाएगा? अगर हुकूमत ये कहे कि जनाब आप इस कीमत पर बेचने के, तो और एंड पर जो है जो जिसने बेनिफिशरी होना है उसकी तो वैसी खाल उतार दी गई है और उसके पास वैसे भी कुछ नहीं है। हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर ये करेगी, इस तरह के इक़दाम करेगी कि एक सेगमेंट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी दूसरे सेगमेंट की खाल उतार लेगी और अपने अखराजात कम नहीं करेगी। इनके अपने अखराजात जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इन जो पेट्रोल या अपनी गाड़ियों के लिए जो फ्यूल का उसकी घटाने के बाद, मुझे पता घटाया है नहीं घटाया है, गाड़ियाँ अब भी ख़रीदी जा रही होंगी और गाड़ियाँ अब भी चल रही होंगी। भाई उठाएं ये गाड़ियाँ और इनको नीलाम करें, आपका बजट निकल आएगा इसमें से। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि जितनी महंगी गाड़ियाँ हुकूमत ने परचेज़ की हैं वो सारी गाड़ियाँ आप जो हैं वो नीलाम करें। नीलामी कैसे होती है? नीलामी में घपले होते हैं। आपके पास जो ये रखी हुई हैं चीज़ें, गाड़ियाँ पूल में रखी होती हैं, उनके अंदर जो घपले होते हैं कि साहब ने गाड़ी पसंद कर ली, गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है, साहब को कहा लाएं साहब ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, 13 लाख रुपए आप दें और ले जाएं गाड़ी। इस तरह के फैसले होते हैं तो आप कर नहीं सकते। पूरा सिस्टम करप्ट है और पूरे करप्ट सिस्टम की ओवर हालिंग करनी है। सही। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई एक ऐसी चीज़ बना लो खुदा के वास्ते जिसमें सबको आप स्टेक होल्डर बनाओ और ये बंद कराओ। ये जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर दूसरी पार्टी, एक को ब्लेम दूसरे को ब्लेम, एक पर लानत दूसरे पर लानत, एक को, ये सारा कुछ जो हो रहा है इसको बंद करें और बैठ जाए सारे। अगर ये मुल्क आपका है
तो फिर इस मुल्क को बनाने की फिक्र करें और इस मुल्क को उजाड़ने की फिक्र ना करें। बिल्कुल सही। और लगारी साहब जो आप बात करें इसी बात को थोड़ा सा आगे जी मैं अगर चंद जुमले ऐड कर दूं, एक तो ये कि आइन में हमारे दर्ज है कि इसके लिए खुराक के लिए लोगों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, ये आइन में दर्ज है। चलें फिर भी मज़ीद इसको बढ़कर इस पर सब जो है बैठ जाए। लेकिन नूर आरफीन, जिस तरह लोग आपकी बातों को चूँकि जज्बाती और अवामी आप बात भी करते हैं, लोगों के दिल पर असर करती है, ये कपड़े बेचने का कहा था इस पर शहबाज शरीफ साहब ने, कपड़े बेच दूंगा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बार बार, और बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने फोकस किया कि मैं आटा सस्ता दूंगा, मुझे कपड़े बेचने पड़ जाए तो मैं, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा आटा। ये अब किसकी जिम्मेदारी है? अभी बिजली और गैस के असरात आने हैं महंगे होने के, तो कहीं शायद ये फ्लावर मिल्स वाले भी गलत होंगे, कहीं हुकूमत की गलती होगी, लेकिन ये अवाम को क्यों इसमें आप जगजीत सिंह तकलीफ दे रहे हैं? मुझे आपकी बात काट करके कहना पड़ रहा है कि जगजीत सिंह की बड़ी मशहूर गज़ल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये कसूर किसका है? मैं पहले इस पे आ जाता हूँ। ये कसूर उसी का है जिससे छुप छुप करके रात की तारीकियों में मिलने का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं हज़रत शहबाज स्पीड। ये कसूर शहबाज साहब का भी है कि उन्होंने इन सब बातों को, इन सब बारीकियों को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा और इक़्तिदार की हिर्स और हवस में इस हद तक मुब्तला हुए कि इमरान खान को पवेलियन भेज करके और ख़ुद क्रीज़ पर तो आ गए, लेकिन अब उनको ना बॉल दिखाई दे रही है, ना आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं। कपड़े बेचने की जहाँ तक बात है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर शहबाज साहब अपने कपड़ों की निस्फ तादाद भी जो उनके पास है, जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी अजीमुशान ब्रांड्स के कपड़े, जो जूते, जो उनकी स्टाइलिश किस्म की हैट्स और वो जो KMC वाले वो बूट, लॉन्ग बूट पहन करके और वो घुमा करते थे मीनार पाकिस्तान पे, जब वो तिक्के चलाया करते थे, वो पंखा जल जल करके बताया करते थे कि मैं इस तरह से जो है वो आवाम की खिदमत करता हूँ, अगर वो सभी वो अपना बेच दें तो मेरा ख्याल है अवाम पाकिस्तान को खासा रिलीफ मिल जाएगा। कम से कम लोगों को ये तो नज़र आएगा कि कोई एक हाकिम तो हमें ऐसा मिला जो अवाम के दुख दर्द में जुज़वी तौर पर ही शरीक है। ज़िम्मेदारी इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हुकूमत वक्त की है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जी नज़ीर साहब फरमा रहे थे, लगारी साहब, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना, मैं अगेन फिर वही बात करता हूँ कि यहाँ बैठने या लेटने से बात आगे बढ़ चुकी है। ये बात अब कुछ डिलीवर करने तक की आ गई है, डिलीवर करना पड़ेगा। ये आपस में मिल बैठ करके, ये तो चोरी चमारी 75 सालों से हो रही है और ये भी मिल बैठ करके ही हुई है। ये जमहूरियत के नाम पे ये जो नकबजनी हमारे साथ होती रही है, या जो आमरीत के नाम पर होता रहा है, ये भी जमहूरी जुगाड़ियों की वजह से हुआ है, वरना किसी आमिर की हिम्मत होती थी कि वो दरवाज़ा नंबर 5 में आए हुए किसी साइल को लिफ्ट करा दे? मुमकिन है? अगर कोई साइल कैरेक्टर वाला है तो वो दरवाज़ा नंबर 5 को सदा ही क्यों लगाएगा? कोई इंटरवेंशन उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक आपके पास कैरेक्टर है और आप डिलीवर करने के मूड में। आरफीन वो कहेंगे हमने तो आटा नहीं मना किया, या आटा ना मिलने में हमारा क्या कसूर है, वो तो ये कहेंगे। अब तो लोगों को आटी खुराक बदर होंगे लोग। अच्छा, मुझे चूंकि आरफीन मैं बहुत माजरत, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। दुआ ज़हरा केस का फैसला आ गया है, वालिदैन के लिए इसमें क्या सबक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। दुआ ज़हरा का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। ये बच्ची जिसके बारे में वालिदैन ने कहा कि जी अगवा हुई है, फिर इसकी वीडियो, एक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें नज़र आया कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से किसी गाड़ी में बैठती है, उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर बाद में पता चला कि इसे कहीं शादी कर ली है। और फिर ये केस अदालत में गया, क्योंकि पंजाब में जा चुकी थी बच्ची, और फिर सिंध हाई कोर्ट तक ये मामला गया। अब फैसला सिंध हाई कोर्ट का आया कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से उसने फ़ैसला करना है कि जहाँ चाहे जाए। अब वालिदैन इस पर बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है, क्योंकि यही लग रहा है कि बच्ची अपने खामन के साथ जाना चाहती है। दोनों बहुत कम उम्र के हैं, दुआ ज़हरा भी और ये नौजवान ज़हीर अहमद भी। अब लगारी साहब, इसकी वालदा बच्ची की बहुत ज़्यादा रोती रही कि जी बच्ची हमारे साथ जाना चाहती थी, उसने ये कहा है। अदालत में बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाज़िर नज़र आए, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। और अब लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, वहाँ भी बच्ची जाएगी, लेकिन ये फ़ैसला वाज़ेह होगा कि अगवा का केस ये कतई नहीं है। तो ये वो मामला तो ख़त्म हो गया और उसके बाद अब ये ट्रायल कोर्ट में चलेगा। लेकिन बोर्ड में भी कहा गया 17 साल के करीब इस बच्ची की उम्र है। वालिदैन कहते रहे जी 17 साल तो हमारी शादी को हुए हैं, ये सब। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। और मेरा छोटा भाई वकील है, जब ये बात हो रही थी तो घर में भी तो ज़ाहिर है कि हम भी परेशान बतौर वालिदैन के ये
इस तरह से जो मामला सामने आते हैं। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि जी ये तो रोज़ाना अदालतों में इस तरह के केस आ रहे हैं। तो ये लगारी साहब बड़ी अजीब बात है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे, जहाँ हम समझते हैं कि वो शायद ये भी फैसला नहीं कर पा सकते कि जी हमें किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ वो ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले कर गुजरते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है? एक तो ये कि ज़िंदगी में इतने बड़े मसाइल आ गए, इतनी पेचीदगियाँ आ गई हैं कि वो अब सोसाइटी का जो फाइबर था वो अब टूटना और बिखरना शुरू हो गया है। हमारे सबसे ज़्यादा मान था, देखें हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में ना। आपकी सोसाइटी में रगो पै में दोबारा पता नहीं इसमें समझा जाएगा कि नहीं समझाएगा, हर रग में, हर बुने मुंह में, यानी जहाँ से आप बाल देखेंगे ना, बॉडी के अंदर जहाँ से बाल निकलता है, चाहे वो किसी भी हिस्से पर है, वो उसमें करप्शन भरी हुई है। और जब इतनी करप्शन हो सोसाइटी के अंदर तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। इस सारी की सारी गेम देखते हुए पबजी में और ये सारी सूरत हाल होती है। वालिदैन कहते हैं बच्ची 14 साल की है। इंतहाई काबिल एहतराम एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्वेशन देती है कि सिंध में शादी की उम्र 18 साल है। ये बच्ची का फैसला जो था ये तो ठीक नहीं था, यानी ये 2 हफ्ते पहले की ऑब्जर्वेशन थी, अब ऑब्जर्वेशन ये हो गई है। मैं अब तो फैसला आ गया, सारी सूरत हाल में एक बात नहीं, अब तो फैसला आ गया। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, फैसला आ गया, फैसला पर मैं तनकीद कर रहा हूँ, फैसले पर मैं तनकीद कर रहा हूँ। और ये कि मारूजात को और मारूजियत को सामने नहीं रखा गया और इस फैसले के दूररस असरात होंगे और बच्ची को और वालिदैन को मिलने के मौके नहीं दिए गए। बच्ची खौफजदा है कि वालिदैन क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन बच्ची को यकीन दहानी नहीं कराई जा सकी। मुझे ये बात कहने दीजिए कि एक दिन ये बात खुलेगी कि असल मामला क्या था, ये देख लीजिएगा। और उसमें हम सब जो हैं वो बिल्कुल जाकर ऐसे खड़े हो जाएंगे जिस तरह से धूप में खड़े हो जाते हैं या हमाम में खड़े हो जाते हैं। पूरी की पूरी सोसाइटी आपकी जो है वो इस सूरत हाल में खड़ी होगी। इसके पीछे कोई कहानी है जो बहुत बड़ी बाअसर कहानी है और मैं नहीं समझता कि इस तरह से केस हाई प्रोफाइल हो जाते हैं और लेकिन ये हो गया है। और मुझे जो है वो बहुत इस सारे इसमें अमल में मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुल्म होता दिखाई दे रहा है। अच्छा। और अल्लाह ताला जो है वो इस जुल्म का फैसला भी करेगा। अच्छा, अब नूर आरफीन, माशरा और समाज, ये भी बड़ी एक अजीब बात है कि बाज़ औक़ात होता है कि वालिदैन पर ये असर होता है कि लोग क्या कहेंगे कि जनाब वो हो देखो इसने, जैसे उसने पता नहीं कोई अमल कर दिया। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह हलाल और जायज़ तलाक भी है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा तीन अमल है। इसी तरह से ये अगर जिस तरह जज साहब ने इसमें फरमाया कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों को देखना है, तो कानून और आइन समझने वाले सारे वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं अपनी जगह, मगर इसको आइडियल तो नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को पसंद है तो यकीनन वालिदैन को भी उस पर सोचना चाहिए और देखना चाहिए। बच्चों को इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए माँ बाप पर कि ये हमारे लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे, हमें इनको बता देना चाहिए जो भी है। लेकिन अब जिस तरह से माशरे में ये हो रहा है और लोग शायद हम देख कर ये कहते हैं वो देखो जी ये क्या हो गया, ये सब ऐसे हो रहा है, तो किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई भी बतौर वालिदैन, आप भी, मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि 16 साल या 17 साल जो भी उम्र है उस बच्ची की, इस उम्र में बच्ची खुद से अकेले तन्हा इतना बड़ा फैसला ले। उसामा, थोड़ी सी मुझे वक्त इनायत कीजिएगा। जी जी, मैं ज़रा ब्रेक तक आपके पास इस मौजू पे, हालांकि मैं इस मौजू पे हालांकि बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आपने पूछा है तो मैं बता दूं। इसमें कतई मैं बहुत अदब आदाब को मलूज़ खातिर रखते हुए कुछ मारूज़ात अपनी पेश करना चाहता हूँ। 2 केस हुए थे, इसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक ये केस और एक निमरा वाला केस, इसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। इस बच्ची के वालिदैन शुरू दिन से झूठ बोल रहे हैं। सेक्टेरियनिज्म का सहारा लेकर के इसमें 2 लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जिनका काम सेक्टेरियनिज्म वाले केसेस को उठा करके और फिर कोर्ट में ले जा करके और अपना खेल खेलना है। इसमें एक ऐसे एंकर को भी इन्वॉल्व किया गया था कि जो अपने वालों के केस उठा करके और टीवी पे प्रेजेंट करता है ताकि लोगों से हमदर्दी समेट करके और रेटिंग उठाई जाए। इसमें एक ऐसा समाजी वर्कर सो कॉल्ड जो आने वाले दिनों में किसी न किसी पार्टी में शामिल होकर के अपनी सारी हलाल कर लेगा जितना अब तक उसने किया है। इसमें वो एक चेहरा भी इन्वॉल्व है जिसकी सियासी पुष्टपनाही
इस एक केस में, इन दोनों केसेस में, क्योंकि इन दोनों केसेस के जो लड़ने वाले वकला हैं वो उस एक समाजी वर्कर और उस एक सियासी शख्सियत की वजह से अरेंज हुए हैं। एक बच्ची का बाप मुझसे ज़ाती हैसियत में मिलने आया, आज मैं बता देता हूँ, वो मेरा अपना ड्राइवर था। मैं ज़ाती हैसियत में जानता हूँ कि जब आपकी कमाई में हराम शामिल होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सिर्फ इन दो केसेस की, किसी एक केस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी एक केस की बात कर रहा हूँ। जब आपकी खमीर आप गलत खड़ा करेंगे, इमारत का स्ट्रक्चर गलत होगा, तो फिर आप वहाँ रहाइश करने की ख्वाब मत जो है वो देखिए। एक आदमी ने जिसने अपनी बूढ़ी माँ की 6 महीने की पेंशन ये कह करके कि माँ तुम बैठो यहाँ, मैं अभी लेकर के आता हूँ ATM कार्ड से तुम्हारे पैसे, और उसके बाद वापस आया, कहने लगा माँ मुझे तो लूट लिया, जबकि वो पैसे उसने खा लिए। किसी आदमी से उसने पैसे लिए और उसने वापस नहीं करने, ये बात तय है। तो उसके बाद फिर बहुत माजरत के साथ हाथ जोड़ करके दस्त बस्ता इल्तिमास कर रहा हूँ मैं, तो फिर नतीजा यही सब कुछ होना था। आपने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया और उसके बाद कहा जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी। ये कोई DDLJ थोड़ी है, शाहरुख खान सामने खड़ा हुआ है और काजोल कह रही जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अंधी लगी है। आपको चेक रखना पड़ता है, लड़के हैं तो भी, लड़कियां हैं तो भी, और उससे पहले जो कमाई आप कमा रहे हैं। ये जो केस है दुआ जहरा वाला, इस बच्ची के बाप ने शुरू दिन से झूठ बोलना शुरू किया। 17 साल हमारी शादी को भी नहीं हुए, फिर कह रहा 17 साल हमारी शादी को हो गए। इस बच्ची की उम्र 17 साल निकली, तो ये बच्ची कहां से 17 साल की साबित हुई? अब मैं इसकी डिटेल में जाऊं? मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता। इस बच्ची के बाप ने पहले दिन से उस सोशल वर्कर के जरिए एक प्रोपेगेंडा किया, ये जिस जगह रहते हैं वहां आसपास उनके वालों की नहीं दूसरे वालों की आबादी है। उसने कहा फलानी जामा मस्जिद में मैं गया था ऐलान करवाने के लिए, उन्होंने हमसे ताउन नहीं किया। खुदाए वाहिद की कसम झूठ। मैं उस मस्जिद के लोगों से, उसके नमाजियों से, उनके और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनसे मिल करके बात कर चुका हूं। ये बंदा वहां गया ही नहीं। ये सिर्फ एक आदमी, एक उनसर अपने वालों को लेकर के और पूरे माशरे में सबकी खिल्ली उड़ा रहा है। इसमें मजलूमियत का कोई फैक्टर नहीं है। अदालत ने जो फैसला दिया, मैं उस फैसले पे जाहिर है मुझे भी एतराज हो सकता है, आपको भी हो सकता है। नज़ीर लगारी साहब ने भी जो कुछ कहा वो भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। लेकिन इन दो केसेस में ये मामला इतना सीधा नहीं है, ये मामला इतना सीधा नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखना है, मैं अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाकायदगी से हराम खाते हैं और उस एक हराम की पॉकेट में से वो लोगों को चंदा भी दे रहे होते हैं, मस्जिदों में भी पैसे दे रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में फिर आपके सामने क्या आना है? पबजी खेलने अभी मैं पढ़ रहा था, पबजी खेलने से रोकने पे बच्चे ने, लड़के ने माँ को कत्ल कर दिया। एक सोसाइटी है जहां ये दुआ जहरा और निमरा, दुआ जहरा और निमरा दोनों ये जिस जगह से बिलोंग करती हैं, चले अब मैं वो भी बता देता हूं, मैं उसी इलाके का हूं। और बोलिए, अब आप चैलेंज नहीं कर सकते मेरी मालूमात को। यहां एक ऐसा केस भी हुआ जहां बच्चे ने अपनी दूसरी मां को चाकू के 17 वार करके मारा। आपको देखना तो है ना कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, आपको देखना तो है। यहाँ लड़के की उम्र 15 साल नहीं होती है और आपने उसके हाथ में घड़ी भी देनी है, उसके कान में वो सूर वाला आला भी लगा होता है कि वो फोन को उठाने की भी जहमत ना करे, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, और मोटरसाइकिल भी उसके नीचे होती है। वालिदैन को खुद सबसे ज्यादा खुद इसमें अपनी तरबियत की, ये मैं कहूँगा कि अपनी तरबियत की वालिदैन को सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लगारी साहब से बात होगी बजट तजावीज़ पर। अब पता चला। एक दफ़ा फिर बजट आने वाला है। उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई, चूँकि पाकिस्तान में ऐसे नज़र आ रहा है कि तारीख़ में इतनी महंगाई नहीं थी, उतनी महंगाई हो चुकी है। पता नहीं मज़ीद अभी क्या कुछ होगा। नज़ीर लगारी साहब, जो अभी तक बजट तजावीज़ के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, आपका उस पर क्या कहना है? एक तो मुझे आदाद शुमार बड़े हौलनाक लग रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खदशात हैं इसलिए कि ये बजट बहुत ज़्यादा खसारे का बजट है और आपको बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इतने कर्ज़े लिए जाएंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाएगा। बजट 95 खरब का एक एस्टिमेटेड बजट होगा कि 95 खरब का बजट होगा और आपको 46 खरब के कर्ज़े लेने होंगे। अच्छा, ये उस सूरत में है कि अगर इस्तेहकाम हो, रुपए के और डॉलर का जो तवाज़ुन है वो उसमें कोई इस्तेहकाम हो, अगर इस्तेहकाम नहीं है और इसी तरह से डॉलर नीचे की तरफ फिसलता चला जाता है और अपना रुपया जो है वो फिसलता चला जाता है और डॉलर उसको रगेड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो फिर क्या होगा, हमारे हाथ में क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता है।
तरक्की बजट जो है वो अश्क के बुलबुल का, हमारे आमिर रियाज साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बकदर अश्क के बुलबुल, वो तरक्की बजट 8 खरब का होगा। 95 खरब के बजट में आपके पास जो है वो मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ 8 खरब होंगे, और उसके अलावा हुकूमत चलाने के लिए आपको जो है 5 खरब 50 अरब रुपए चाहिए हैं। और हुकूमत चलाने के लिए क्या होता है, यानी हुकूमतें, वजारतें, ये और पेंशन नहीं है इसमें शामिल, इसमें सिर्फ हुकूमत के अखराजात हैं और खरबों में हैं। भाई आप क्या करेंगे, ये गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, बंगलों के अखराजात होंगे, गाड़ियों के अखराजात होंगे, मुलाजमीन के अखराजात होंगे। और मुलाजमीन की क्या किस्मत है, हमें पता है कि किस तरह से मुलाजमीन की ज़िंदगी होती है। पेंशन के लिए 503 खरब जो है, 530 खरब जो है पेंशन के लिए रखे गए हैं। सब्सिडी जो है आपका तरक्की बजट है ना 6-8 खरब रुपए का, उसको कम किया गया है, क्योंकि उसको इसमें से सब्सिडी लाई जा रही है 6 खरब 50 अरब रुपए। इमरान खान ने 12 खरब की सब्सिडी दी थी कोविड के दिनों में सेठों को, और आवाम को दी थी 1.5 खरब की, और कहा था कि 6-6 हज़ार रुपये जाकर शहरों में बांट दो। ये उस वक्त हुआ था। और सेठों के लिए जो है वो 10-12 खरब की सब्सिडी रखी गई थी, और उनको इतने बड़े पैकेज मिले थे, और बड़े बड़े लोगों को पैकेज मिलते हैं। पाकिस्तान में सब्सिडी भी बड़े लोगों को मिलती है, चीनी के मालकान को मिलती है, आटे के मालकान को, फ्लोर मिलों के मालकान को, और पेट्रोल जो मालकान होते हैं पेट्रोल पंप के उनको, या जो ऑयल कंपनियां होती हैं उनको सब्सिडी मिलती है। आखिरी सतह पर जो रिसीविंग एंड पर आदमी बैठा हुआ है वो भूखा हो कोई परवाह नहीं, उसके पास पीने के लिए पानी ना हो कोई परवाह नहीं, उसके बच्चों के लिए दूध ना हो कोई परवाह नहीं, उसकी ज़िंदगी की कोई सहूलत ना हो कोई परवाह नहीं है। इनका पेट भरा होना चाहिए। जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की, वो हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, वो सारे के सारे इसमें मिले हुए हैं। और हर तरह के आपके जितने भी सर्विसेज के इदारे हैं वो सब इसमें मिले हुए हैं। आपके जितने भी दीगर इंस्टीट्यूशन हैं वो सब मिले हुए हैं। इनके लिए आप ये झोलियाँ फैलाकर, भीख मांगकर, दुनिया से लाकर, अपनी जेब काट कर, अपने घर के बर्तन बेचकर इनके अखराजात पूरे कीजिए। बेशक साहब भूख मरते हैं तो मर जाएं, इसमें कौन पूछता है। अवाम की किस्मत में ये लिखा हुआ है, और ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि दीवार से लग जाएं। फिर 2 चीज़ें होंगी, वो पूछते हैं जी कराची में स्ट्रीट क्राइम क्या। भाई कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो आप क्या समझते हैं कि आप काश्तकारी नहीं करते उसकी, आप भूते नहीं है स्ट्रीट क्राइम को। स्ट्रीट क्राइम इसलिए होता है कि आप लोग बेरोजगार हैं, डिग्रियां थामे हुए दफ्तर दफ्तर चक्कर काटते हैं, हर दफ्तर में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, झूठे लोग बैठे हुए हैं और रिश्वतखोर बैठे हुए हैं। आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या करेंगे वो। मैंने उसको जस्टिफाई करता कि जेब कतरे हैं तो जेब कतरे होने चाहिए। लोगों को छीनते हैं मोबाइल तो छीनते रहना चाहिए, क्राइम करते हैं तो क्राइम करते रहना चाहिए, क्राइम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने काश्त की है क्राइम, और उसकी काश्तकारी की है तो क्राइम ही उठाएंगे ना यार उसमें से। चलें अब लगारी साहब, उम्मीदें फिर भी लोग क्या करें कि जनाब बजट आ रहा है उनके लिए कुछ होगा, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं कि एलीट क्लास के लिए बजट बनता है, क्योंकि एलीट क्लास ही वहाँ पर बैठी होती है, वो भी फैसले कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक पाकिस्तानी क्लास की, तो कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर बिला शिरकत गैर हुकूमत है। और कल नूरुल आरफीन ने आरफीन नामा में जो बात की थी कि सन्नाटे जिस तरह से हमें नज़र आते हैं, तो नूरुल आरफीन अब लग रहा है कि आपको लग रहा है कुछ अब खौफ की फ़ज़ा है आने वाले दिनों के हवाले से। बिल्कुल, आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उसका एक मुख्तसर सा अहाता। महकमा मौसमियात ने दिलों को डराने के लिए एक वार्निंग जारी की है। मानसून आउटलुक 2022 जारी हुई है, जिसके मुताबिक कराची में रवां साल मानसून की बारिशें ज़्यादा मामूल से ज़्यादा होने की पेशनगोई है। शहर में मानसून सीज़न जुलाई अगस्त सितंबर ये रहता है। इसमें औसत बारिश 131.9 मिलीमीटर होती है, जबकि रवां साल मानसून बारिशें महकमा मौसमियात के मुताबिक 140 मिलीमीटर हो सकती हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो प्रेडिक्शन है इसके मुताबिक अब नॉर्मल जहन यही सोचेगा कि अब शहर की जो इंतज़ामिया है, सूबे की जो इंतज़ामिया है, इस हवाले से तैयारी कर रही होगी। तैयारी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नज़ीर लगारी साहब ने जो फरमाया कि जो करप्ट लोग हम पर मुसल्लत हैं,
भुट्टो का नाम ले करके जो अपनी करप्शन को छुपाते शर्माते भी नहीं हैं, जिनको हया भी नहीं आती, और जो हमारे हाथ का हमारे मुंह का निवाला छीनते हुए ज़रा भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सेटिंग कहाँ कहाँ नहीं है। यहाँ कराची में जब हर साल मानसून का सीज़न आता है, आपको अपने घर, दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जाना दुश्वार हो जाता है, जस्ट बिकॉज के कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो वालों ने इतना बर्बाद कर दिया है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को, कराची को दुनिया का बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला शहर डिक्लेयर कर दिया है। हैट्स ऑफ टू भुट्टो वालाज एंड मुराद अली शाह सरकार। बिलावल भुट्टो इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और इतने बड़े साइंसदान ने जब हमें ये बात बताई है तो हमें यकीन भी करनी होगी। इसलिए आप पर लाजिम है कि चुपचाप जलील होते जाएं, लेकिन भुट्टो बेचारे को मत छेड़ें, वो बेचारा आराम से जिंदा है, उसको जिंदा रहने दें। भुट्टो के नाम लेवाओं ने जो कुछ किया है वो एक अखबार की हेडिंग की सूरत मेरे सामने रखा है। कराची के नालों की सफाई ताहाल शुरू नहीं की गई। कराची के नालों पर इस वक्त कौन मुसल्लत है? उसका नाम है मुर्तज़ा वहाब, फौजिया वहाब साहिबा के साहबजादे। उनको अजर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर बना करके। बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटर का दावा ऐलान तक महदूद। तमाम बरसाती नाले अब भी कचरे से अटे हुए हैं। निकासी आप पर तवज्जो ना दी गई तो क्या होगा? टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी सड़कों का मुजाहरा अगर आपने देखना है, अगर आपने उनका जलवा देखना है, मैं 5 लाख दफ़ा दावत दे चुका हूं, लेकिन कोई ये दावत कबूल नहीं करता। सईद गनी तैयार बैठे हैं, नासिर शाह तैयार बैठे हैं, शर्जील इनाम मेमन तैयार हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह तैयार हैं, और जितने वज़ीर हैं इनके चेली चपाटे हैं, उनका ट्विटर तैयार है। अच्छी अच्छी सड़कों, वो जो साफ जल्दी से हो जाती हैं, जहाँ पानी फ़ौरन निकल जाता है, उसकी तस्वीरें रात को निकल करके अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये ट्वीट करेंगे और हमारा दिल जलाएंगे, और हमें कहेंगे कि नहीं, शहर में तो कहीं पानी ही नहीं था। इस वक्त ये लोग क्या काम कर रहे हैं? मैंने जेल चौरंगी पर जो चेज स्टोर जला था उसके हवाले से जो मैंने बात की थी, अब थोड़ी सी उसकी ब्रीफ भी ले लीजिए। सिंध हुकूमत क्या झक मार रही है? SBCA ने क्या किया है जनाब? हराम खाने का एक नया मौका हाथ लगा इन लोगों के। इन्होंने शहर की दीगर इमारतों में कायम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सर्वे का फैसला किया है। बताया गया है कि इस फैसले का मकसद बगैर हिफाजती इंतजाम के चलने वाले तमाम स्टोर्स को सील करना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा? एक तो सिंध सरकार ने कोरोना के दिनों में जिस कदर कसीर हराम पुलिस डिपार्टमेंट के खाने का इंतजाम किया था, उससे ज्यादा अब इसे एक मुहिम में कमाया जाएगा। और शहर में अमन और अमान की अगर बात कर लें, इनकी कारकर्दगी की, जी 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 चल, बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम बातें दुरुस्त नजर आ, लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं कि चलें, अभी भी कुछ वक्त है, और ये क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ज़रा बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद ऐसा सैलाब नज़र आता है कराची में, वो मनाजिर देखे नहीं जाते। ये सबसे बड़े शहर का हाल है। तो उम्मीद है कि इंतज़ामिया कुछ इस दफ़ा हरकत में आ जाएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।